तो आज हम ये वाला सवाल कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि द एंड ए ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। डायग्राम तो अपने को दिख ही रहा है। इन कॉन्सिक्वेंस द रॉड रोटेट्स इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है। देन फिर इन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं, वी बी की वैल्यू पूछी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछी है, ए का एक्सेलरेशन 0 है वो पूछा है, और बी का एक्सेलरेशन है ना। तो कोशिश करते हैं कितना हो पाता है। अगर सपोज जो प्लेन था वो ऐसा था, एक ऐसा और इस तरह का, 30 और 45 75 हो गया, तो 105 यानी कुछ ऐसा हो गया, इस तरह का। और ये रॉड है यहाँ पे, ये बन गई रॉड, ये एंड ए और ये वाला एंड बी। अब इसमें ये वाला एंगल 45 दिया है और ये दिया है 30। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो ए वाला एंड है वो वी से जा रहा है। अब ये जो बी वाला एंड है, इसको एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी अपन लोग इस तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो इसके अलोंग ही जाएगा, है ना, तो इसकी वेलोसिटी वी बी मान लेते हैं। अब चूंकि ये जो रॉड है, रॉड की वेलोसिटी तो हमेशा ही रॉड के अलोंग दोनों पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, मतलब कि इस तरह से। तो v का जो कंपोनेंट आ रहा है इधर, v cos 45, और vb का जो कंपोनेंट आ रहा है vb cos 30। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि vb cos 30 मतलब √3/2 इक्वल टू v cos 45 मतलब 1/√2। तो यहाँ से vb इज इक्वल टू आया v, 2 ऊपर, √2 नीचे और √3 भी नीचे। तो vb की वैल्यू आ गई v √2/3। ये आ गया b की वैल्यू। अब ये तो ठीक है। अब इसमें मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब एक इन्होंने यहाँ पे इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी पूछी है। तो सेंटर ऑफ मास पहले तो पता करते हैं, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो है कहाँ पर, है ना। चलो देखते हैं। अगर मान लो कि ये है, ऐसा है, ये हो गया, ये वाला एंगल 105, यहाँ पर रॉड है, तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, अब जैसे ये वाला पॉइंट तो ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए और बी दोनों की वेलोसिटी के। इसका मतलब कि हम लोगों को एक लाइन ऐसे बनानी चाहिए,
और एक लाइन ऐसी, ये दोनों लाइंस जहां मीट करेंगी वही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री। ये वाला जो डिस्टेंस है, सपोज इस डिस्टेंस को हम R1 लिख देते हैं, और जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग R2 लिख देते हैं। इन्होंने यहाँ पर कोई डिस्टेंसेस दे रखे हैं? डिस्टेंसेस तो नहीं दे रखे, हम रॉड की लेंथ L ले लेते हैं। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, और अगर नीचे वाला 45 है तो ये 45 हो गया। तो ये 60 और 45, दिस इज 75 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए तो दिस विल बी 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 90 30। तो ये जो परपेंडिकुलर आया है, इस परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं R1 cos 30। इस तरह से 45 है, 90 है, तो ये भी 45 हो गया। तो R2 को अपन लिख सकते हैं, जो येलो वाली लाइन है उसको R2 cos 45। तो R1 cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू R2 cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो R1 और R2 में एक रिलेशन मिल गया, R1 इज इक्वल टू R2 और √2/3। एक तो ये रिलेशन आ गया। उसके अलावा अगर हम लिखें जो रॉड की लेंथ है L, वो होगी R1 sin 30 प्लस R2 sin 45। मतलब कि L होगा R1/2 प्लस R2/√2। अब यहाँ पर हम लोग R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो L हो जाएगा R2 √2/3 डिवाइड बाई 2 प्लस R2/√2। यानी कि जो L की वैल्यू आई, L की वैल्यू वो आ गई, LCM में कितना आ जाएगा देखें। देखो √2 कट जाएगा तो √6 आ जाएगा LCM, और यहाँ पे R2 वैसे ही प्लस R2√3, मतलब कि L बन गया R2 1 प्लस √3/√6। ये बन गया L। तो R2 की वैल्यू L के टर्म्स में कितनी आ गई, L √6/1 प्लस √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। अब हमें अगर R2 मिल गया तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अबाउट ये पूरी बॉडी घूमती है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब ए की वेलोसिटी दे रखी है v और R2 हमें मिल चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो v होगा वो होगा R2 ओमेगा, यानी कि v आएगा R2 यानी L √6/1 प्लस √3।
इनटू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी v 1+√3 अपॉन L√6। अब अगर हमें ओमेगा मिल गया तो ये जो पॉइंट है C मतलब यहाँ पे C का मतलब हो गया बेसिकली ये जो सेंटर है रॉड का। रॉड का सेंटर, तो रॉड का जो सेंटर है वो कितनी दूर होगा यहां से। सपोज ये वाला डिस्टेंस जो है सेंटर, ये वाला डिस्टेंस अगर हुआ r मान लीजिए, तो C जो पॉइंट है वो होना चाहिए r ओमेगा। ठीक है ना। तो अब r कैसे निकालें। अब जैसे कि हमारा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में अगर हम कोसाइन रूल लगा दें तो कोसाइन रूल होता है a² + b² - 2ab cos थीटा। अब r के सामने यहाँ 45 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि जो r का स्क्वायर होगा वो होगा L/2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर -2 L/2 R cos 45 डिग्री। मतलब कि R का स्क्वायर आया L²/4 प्लस R2 स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी आई थी L√6 अपॉन 1+√3। L√6 अपॉन 1+√3 का स्क्वायर माइनस L इंटू R2 बाय √2। तो यहां से R का स्क्वायर हो गया L²/4 प्लस L² 6 अपॉन 1+√3 का स्क्वायर। तो 1+√3 का स्क्वायर होगा 1 + 3 + 2√3 4 + 2√3 माइनस L/√2 और फिर L√6 अपॉन 1+√3। तो R का स्क्वायर आ गया L²/4 प्लस 6L² अपॉन 4 + 2√3 माइनस L² √3 अपॉन 1+√3। ये आ गया। तो R हो गया इसका अंडर रूट L √1/4 प्लस 6/4 + 2√3 माइनस √3 अपॉन 1+√3। अब एक बार हमें R मिल गया तो जो वेलोसिटी होगी C की वो होगी R इंटू ओमेगा। तो ओमेगा है v 1+√3 अपॉन L√6। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जो v होगी C की वो होगी R ओमेगा यानी L 1/4 प्लस 6 अपॉन ये जो था 1+√3 का स्क्वायर था माइनस √3 अपॉन 1+√3 इनटू ओमेगा। अब व्हाट इज ओमेगा फिर से देख लेते हैं। ओमेगा था v 1+√3 अपॉन L√6। v 1+√3 अपॉन L√6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो देखिए एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, वी सी आया, वी अंडर रूट 1/4 प्लस 6/1 + √3 का स्क्वायर माइनस √3/1 + √3 इंटू 1 + √3/√6। तो अगर हम एलसीएम ले लें अंदर, ठीक है, अगर हम एलसीएम ले लें अंदर, तो अंदर एलसीएम में आएगा 4 और 1 + √3 का स्क्वायर। तो 1 + √3 का स्क्वायर प्लस 6 × 4 माइनस √3 × 4 और 1 + √3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 + √3/√6 से। तो जब ये बाहर आ गया तो ये हो गया v/2 1 + √3 अंडर रूट, अब इसको ओपन किया जाए, 1 + √3 का स्क्वायर बन गया 1 + 3 + 2√3, यानी 4 + 2√3 प्लस 6 4 = 24 माइनस 4√3 माइनस 4 3 = 12 इंटू 1 + √3/√6। तो 1 + √3 कैंसिल हो गया, तो VC बन गया v/2 √6 और अंडर रूट 4 और 24 मिलकर हो गया 28। 28 में से अगर 12 गया तो ये बन गया 16 और 2√3 और माइनस 4√3 ये बन गया माइनस 2√3। तो ये आ गया है ना। अब जो उन्होंने आंसर दिया है उस आंसर के हिसाब से v/2 और √2/3 + 1 होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम 2 यहीं रहने देते हैं और बाकी ले जाते हैं अंदर। तो v/2 और अंडर रूट 16/6 माइनस 2√3/6। तो v/2 अंडर रूट 16/6 हो गया 8/3 माइनस ये आ गया 1/√3। तो ये आंसर आना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। जहां तक बात है एक्सेलरेशन की, जैसे यहां पर इन्होंने जो सी और डी ऑप्शन दिया है, सी और डी, सी में लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए 0, डी में लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ बी 0। तो ये तो हमें पता ही है कि गलत है, क्योंकि जब ये दोनों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहे हैं तो इन दोनों का ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही है AC, और इधर भी AC। तो इसलिए एक्सेलरेशन तो 0 होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो होगा ए।